हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट टर्म पर हम लोग बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स में कंसेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री की। हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट टर्म पर कैलोरीमेट्री। बेसिकली हमें यहाँ पर डिस्कस करना है हीट और हीट की रिक्वायरमेंट। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट का कैलकुलेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं वो हम लोग सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमेट्री। फर्स्ट डेफिनेशन हमने बताई थी हीट की, बस याद करते जाओ कौन से पॉइंट्स हमने कवर किए। सबसे पहला पॉइंट हीट। सेकेंड पॉइंट था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस बाय ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू हीट गेन बाय ऑब्जेक्ट बी। एक का लॉस दूसरे का बेनिफिट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद हम लोगों ने डिफाइन किया था कैलोरी। कैलोरी सबको याद होगा, अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड 1 कैलोरी। और आपको याद है वो प्रिसाइजली मैंने एक रेंज बताई थी 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो प्रिसाइज रेंज होती है। उसके अलावा हम लोग उसको रफ कैलकुलेशन में तो हर एक टेम्परेचर के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर मानेंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट क्या होता है। हमने देखा था वर्क और हीट इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब हम वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट से हम वर्क भी ऑब्टेन कर सकते हैं। हम दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट, हीट कैन अगेन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ऑल्दो वो कन्वर्जन 100% नहीं होता है, वो हम सेकंड लॉ में डिस्कस करेंगे, अभी उसका कोई इतना सिग्निफिकेंस मत लेना। बट हमने देखा था कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है। तो अगर आप हीट को कैलोरीज में मेजर करते हो और वर्क को जूल में मेजर करते हो तो कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल। ये कन्वर्जन फैक्टर हमें यूज करना है। यहाँ तक का कंप्लीट जो टर्म्स थे वो हम डिस्कस कर चुके थे। आज की स्टार्टिंग हमें करनी है एक नए कंसेप्ट से। तो आज जो सबसे पहला टर्म लोग डिस्कस करेंगे वो होगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। अभी नोट मत करना, मैं नोट अच्छे से करवा दूंगा। बस एक बार हम लोग पहले ये कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक बार ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना तो आज आगे के जितने भी कंसेप्ट है ना वो इसी पॉइंट के ऊपर रिपीटेटिव कंसेप्ट होंगे। मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट, वो सब क्या होगा इसी से हम लोग सिमिलरली उसको हम लोग क्लैरिफाई करवा सकते हैं। बस ये पॉइंट अपने को क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मीनिंग क्या होता है। देखो हमने क्या लिखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस। अब एग्जैक्ट देखो मीनिंग क्या है। सपोज हमें किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियसली हीट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हीट की रिक्वायरमेंट है। पर क्वेश्चन है कि कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वो किस बात पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले तो वो इस बात पे डिपेंड करेगी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर। जैसे एग्जांपल, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आपको 2 kg वाटर को हीट करना है और 4 kg वाटर को हीट करना है। दो अलग अलग पैन्स हैं। पैन ए में आपके पास है 2 kg वाटर और पैन बी में आपके पास है 4 kg वाटर। दोनों का आपका टेम्परेचर सेम अमाउंट से इंक्रीज करना है। तो मुझे बताओ किसमें हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है, अगर मास ज़्यादा ले रहे हो तो उसको हीट करने के लिए, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। और क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि वो बिल्कुल प्रपोर्शन में होगी। क्या मैं डायरेक्टली कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता हूँ क्या कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो रीजन बहुत सिंपल है। 2 kg वाटर के लिए कुछ हीट की रिक्वायरमेंट है, तो 4 kg वाटर को आप ऐसे मान के चलो कि 4 kg वाटर इंटरनली दो बार 2-2 kg वाटर से मिलकर बना है। तो दोनों को क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ी, तो टोटल हीट की रिक्वायरमेंट क्या होगी, डबल हो गई। तो हम सबसे पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ये दे रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वीडियो ब्लर हो रहा है ऐसा। चलो रिसॉल्व करते हैं। अच्छा, कैमरा को क्लियर करके देखें ऐसा।
अभी कंपैरेटिवली बेटर है। अच्छा, अभी भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, एक काम करते हैं। देखो अब कुछ वीडियो क्वालिटी पे इफेक्ट आ रहा है क्या? अच्छा 120 FPS भी लिख दे, चलो ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे गेमर्स प्रेजेंट हैं, समझ में आ गया है कि इस बैच में बहुत सारे लोग गेमिंग करते हैं। चलो 120 फ्रेम्स पर सेकेंड भी हम लिख ही देते हैं, ठीक है। तो अब मुझे लगता नहीं है कि वीडियो में कुछ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस आना चाहिए। चलिए वापस हम लोग आते हैं कंसेप्ट पर, वापस कंसेप्ट पर फोकस करते हैं। तो मैं ये बता रहा था, क्या मैं ये सिंपल सा स्टेटमेंट बोल सकता हूँ क्या? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जितना ज़्यादा मास लोगे उतनी ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। 2 केजी कॉपर के ब्लॉक को हीट करना है और अगर उसी का 20 केजी कॉपर के ब्लॉक को हीट करना है तो ऑब्वियसली बात है 10 टाइम्स ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। हीट की रिक्वायरमेंट 10 टाइम्स ज़्यादा होगी। चलो ये तो हो गया। अब दूसरा पॉइंट, सपोज हम इस बार मास सेम रखते हैं। सपोज हमने मास सेम रखा, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर लिया, सेम क्वांटिटी ली, पर एक का टेम्परेचर हमें 20 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने का बोल रहा हूँ, और एक का टेम्परेचर हमें 40 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है। तो अगेन बताओ हीट की रिक्वायरमेंट किसमें ज़्यादा होगी? जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर इंक्रीमेंट चाहते हो, हीट की रिक्वायरमेंट भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो रहा होगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। जो डिजायर्ड टेम्परेचर डिफरेंस आप चाहते हो, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर रेज करना चाहते हो उतनी ज़्यादा आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी प्रोवाइडेड M इज कांस्टेंट। सबको वैसे पता होगा इसलिए मैं ये बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखो जब मैं ऐसा लिखता हूँ Q इज प्रोपोर्शनल टू M, तो अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, मतलब अदर फैक्टर्स आर कंसीडर्ड एज कांस्टेंट, दूसरे फैक्टर्स को मैं कांस्टेंट मानूंगा। और जब लिखता हूँ Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी मींस ऑल अदर फैक्टर्स वेर केप्ट कांस्टेंट इंक्लूडिंग मास एंड अदर फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर्स थे उनको कांस्टेंट मानते हुए मैं सिर्फ टेम्परेचर का वेरिएशन कर रहा हूँ, तब लिख रहा हूँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। चलो अब इन दोनों को अगर मैं एक साथ मर्ज करता हूँ तो क्या लिखूंगा बताओ? इन दोनों को अगर हम एक साथ मर्ज करेंगे तो क्या लिखेंगे? Q इज प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी होता है स्मॉल s। पर अभी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है, पहले हम ये बताते हैं स्मॉल s क्या है। जो हम पढ़ रहे थे स्मॉल s, ये वही है जो हम पढ़ना चाह रहे थे। स्मॉल s क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ध्यान रहे। इन शॉर्ट इसको हम स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट भी बोलते हैं, इसका मतलब वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात चल रही है, पर ध्यान रहे स्पेसिफिक वर्ड अप्लाई करना बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक जरूरी क्यों है वो भी 2 मिनट में बताऊंगा कि स्पेसिफिक वर्ड क्यों लगा रहे हैं हम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोल दो या स्पेसिफिक हीट बोल दो, पर पहले हम ये देखते हैं कांस्टेंट का रोल क्या है। अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है ये दो फॉर्मूलाज के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज हम 2 ब्लॉक्स लेते हैं, सेम मास, सेम मास मतलब लेट अस से 5 केजी के 2 ब्लॉक्स लेते हैं। मास सेम है, मान लो हमें दोनों का टेम्परेचर भी सेम अमाउंट से इंक्रीज करना है। लेट अस से कि हम इसका टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हैं, दोनों का टेम्परेचर भी सेम अमाउंट से इंक्रीज करना है। क्या इस केस में ऐसा हम बोल सकते हैं डायरेक्टली दोनों में हीट की रिक्वायरमेंट सेम होगी? नहीं बोल सकते डायरेक्टली। पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि दोनों मटेरियल ही अलग अलग हो। अगर आपको 5 केजी कॉपर का टेम्परेचर इंक्रीज करना है सेम अमाउंट से,
और 5 kg एल्यूमिनियम का टेम्परेचर इंक्रीज करना है सेम अमाउंट से, तो हीट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। क्यों? मटेरियल्स अलग अलग हैं, तो हीट की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगी। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एस होता है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। मतलब वाटर के लिए अलग वैल्यू होगी, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगी, कॉपर के लिए अलग होगी, आयरन के लिए अलग होगी, हर एक मटेरियल के लिए ये वैल्यू अलग होगी। तो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए डिफाइन करते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें, अगर मुझे मान लो इसको डिफाइन करना हो, ये तो लिख दिया, चलो मैंने मैथमेटिकल फॉर्मूला तो लिख दिया, वो कोई बड़ी बात नहीं, मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना है, इसको मुझे डिफाइन करना है कि फिजिक्स के टर्म्स में इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा। तो देखो, इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे। डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर एक अप्रोच यूज कर रहा हूँ, बहुत कॉमन अप्रोच होता है फिजिक्स में डेफिनेशन का। इफ m is 1 unit, if m is 1 unit and delta t is also 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बोल दो, तो उसको भी डेल्टा टी को भी मैं 1 यूनिट लिख रहा हूँ। m अगर 1 है और डेल्टा टी 1 है तो क्या आएगा बताओ। m और डेल्टा टी अगर दोनों 1 हो गए, फॉर्मूले में रखो तो आपको क्या मिलेगा बताओ। दोनों को 1 रख रहा हूँ तो फॉर्मूले में क्या मिलेगा। अब यहाँ से देखो मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा, ये 1 आ गया, अब यहाँ से मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा। बस एक ही बार डिफाइन करूंगा, ध्यान से सुनना। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि specific heat capacity of a material is equal to the amount of heat required to increase the temperature of unit mass of substance by unit degree Celsius। जिसे कहने का मतलब, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ कॉपर मतलब मटेरियल, एक तरह से कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो आप बोलोगे कि यूनिट मास कॉपर, मतलब अगर मान लो सीजीएस में काम करना है तो सीजीएस में 1 ग्राम कॉपर, देखो 1 ग्राम कॉपर यूनिट मास, 1 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम कॉपर 1 डिग्री सेल्सियस बनने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पॉइंट सबको क्लियर हो रहा है। हाँ 1 मिनट रुको, वो मैटर हमें समझ में आ गया, प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो लैगिंग क्यों आ रही है, हम रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब पॉसिबली वो प्रॉब्लम आपको आगे आनी नहीं चाहिए। अभी भी आ रही है। इससे तो देखो एक ही चीज क्लियर होती है कि आप लोगों का नेट कनेक्शन खराब है, तो आप लोगों को आपका नेट कनेक्शन चेंज करके जियो फाइबर का कनेक्शन लगवा लेना चाहिए। अभी ऑफर्स भी अच्छे चल रहे हैं उस पर, और ओवरऑल कनेक्शन भी अच्छा है, स्पीड भी अच्छी है। चलिए ठीक है, वापस हम लोग फोकस करते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम लोगों ने डिफाइन किया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलो अब एक और पॉइंट बताओ, इसकी यूनिट क्या होगी। ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसकी यूनिट बता सकते हो मुझे, यूनिट क्या हो सकती है इसकी बताओ। वैसे आपको समझ में आ रहा होगा, अगर मैं सीजीएस में काम करूं, पुराने यूनिट्स में काम करूं, तो हीट किस में मेजर कर रहा हूं मैं, कैलोरी में। ठीक है, पुराने यूनिट्स में मैं क्या कर रहा हूँ, पुराने सिस्टम में मैं हीट मेजर कर रहा हूँ कैलोरी में, कैलोरी पर ग्राम, फॉलो कर रहे हो, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो उसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट एक तो हो सकती है, यूनिट पहली यूनिट क्या हो सकती है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं मान लो एसआई में काम करता हूँ, पूरा काम एसआई में करता हूँ, तो क्या लिखूंगा, हीट को किसमें मेजर करेंगे, जूल में, मास को मेजर करेंगे हम केजी में, और टेम्परेचर डिफरेंस को मेजर करेंगे केल्विन में। अच्छा एसआई में स्मॉलेस्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट, 1 kg ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, 1 किलोग्राम ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल बाय 1 केल्विन। तो उसमें जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलेंगे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
अच्छा, अब मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, आपको कुछ क्लियर हो रहा है कि इसको हम ये हीट कैपेसिटी क्यों बोल रहे हैं? हीट कैपेसिटी के पीछे रीजन क्या था? स्पेसिफिक समझ में आ रहा है आपको? स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं? यूनिट मास के लिए डिफाइन हो रहा है। स्पेसिफिक बोलने के पीछे रीजन क्या था कि यूनिट मास के लिए हम लोग डिफाइन करें, इसे स्पेसिफिक लगाना जरूरी है। पर बता सकते हो हीट कैपेसिटी क्यों बोल रहे हैं? देखो रीजन बहुत सिंपल है। नहीं, मिनिमम हीट की रिक्वायरमेंट वाली बात नहीं है। देखो सिंपल रीजन है, अभी आप ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहते हो तो उसके लिए हीट देनी पड़ रही है, पर वो हीट जा कहाँ रही है? वो हीट स्टोर कर रहा है। वो हीट कहीं वो जा नहीं रही, वो हीट स्टोर कर रहा है। मतलब दो मटेरियल्स हैं जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, उसका सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वो अपने अंदर ज्यादा हीट स्टोर कर सकता है, और बाद में जरूरत पड़ने पर वो ज्यादा हीट रिलीज भी करेगा। तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब होगा हीट स्टोर करने की कैपेसिटी। सेम मास सेम टेम्परेचर डिफरेंस में जो ज्यादा हीट स्टोर करेगा, जो मटेरियल ज्यादा हीट स्टोर करेगा या ज्यादा हीट रिक्वायरमेंट होगी जिसको, उसका मतलब वो क्या कर रहा है? ज्यादा हीट स्टोर कर पा रहा है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब यूनिट मास की हीट स्टोर करने की एबिलिटी या कैपेसिटी क्या है। हम यहाँ पे हीट के स्टोरेज की बात कर रहे हैं। बाद में क्या होगा जब वो ऑब्जेक्ट कूल डाउन होगा ना, तब हाँ आइस और वाटर का मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। हाँ आइस और वाटर का अलग होता है, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, तो जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा, बाद में क्या होगा जब टेम्परेचर फॉल करेगा तो उतनी ज्यादा हीट वो रिलीज भी करेगा। अच्छा, अब एक लास्ट पॉइंट और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, चलो अब इतना कर ही लिया है तो वाटर के लिए मुझे बता सकते हो वैल्यू कितनी आएगी? कोई मुझे बता सकता है? किसी को नॉलेज है वाटर की वैल्यू का? समझ में आ गया होगा, बढ़िया, गुड, वेरी गुड। देखो बहुत इजी है, क्लियर हो गया होगा। वाटर के लिए आप बोलोगे तो सोचना ही नहीं है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। क्यों? कैलोरी की डेफिनेशन है ना, 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी बोलते हैं। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। दूसरा पॉइंट, इसी वाटर की हीट कैपेसिटी को, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मैं अगर एसआई में कन्वर्ट करूं तो समझ में आ रहा है कितना होगा? 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। कैसे पता चला? देखो 1 कैलोरी मतलब कितना होता है? 4.186 जूल। मतलब 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 4.186 जूल चाहिए। तो 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए? मल्टीप्लाई कर देना 1000 से। कन्वर्जन है, कुछ भी नहीं करा है, कन्वर्ट करा है यूनिट्स को। 4186 जूल पर केजी पर केल्विन। मतलब अगर आपके पास एक वेसल के अंदर, अगर आपके पास एक वेसल के अंदर, याद भी करते जाना, आपके पास एक वेसल के अंदर 1 किलोग्राम वाटर है। देखो इमेजिन करो 1 किलोग्राम वाटर है, और अगर आपको इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है, अगर अभी मान लो 300 केल्विन है और 301 केल्विन करना है, तो प्रिसाइजली कितनी हीट लगेगी? 4186 जूल ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, आइस के लिए अलग होगी, मैं भी डिस्कस करूंगा। यहाँ तक अब देख लो, अब कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? हाँ, अब एक और पॉइंट बताता हूँ, चलो ये लास्ट पॉइंट है इस बार सीरियसली लास्ट पॉइंट है ये। और लास्ट पॉइंट ये है, जब इतनी बात हो ही चुकी है तो मैं थोड़ा सा इस बात पे भी एम्फेसिस देना चाहता हूँ कि जो वाटर है, ये जो इसकी हीट कैपेसिटी होती है ना, ये बहुत हाई होती है। मतलब ऑफ ऑल द नोन लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स नोन होते हैं उसमें वाटर इज अ काइंड ऑफ लिक्विड और टाइप ऑफ लिक्विड विच हैज अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मतलब इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, बहुत हाई होती है। जो वैल्यू आ रही है ना, इसको हम बोल सकते हैं कि बहुत हाई वैल्यू है। और यही रीजन होता है कि हम वाटर को, जैसे मैंने बताया भी था 2 दिन पहले आप लोगों को, वाटर को हम लोग हॉट मेडिसिन बैग्स जो होते हैं, हॉट वाटर बैग्स होते हैं, हॉट वाटर बैग्स जो मेडिसिन वाले पर्पसली यूज होते हैं, फिजियोथेरेपी के लिए यूज होते हैं, उसको हम यूज करते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब आपको वाटर को हीट करना होगा ना, तो इतनी इजीली हीटअप नहीं होगा। कभी देखना वाटर को हीट करना तो उसमें हीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, वो इतनी जल्दी इजीली हीटअप नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? वो ज्यादा हीट स्टोर कर पा रहा है, तो जब रिक्वायरमेंट होगी तो वो ज्यादा हीट रिलीज भी कर पाएगा। सेम टेम्परेचर ड्रॉप के लिए उसके अंदर हीट ज्यादा स्टोर्ड है, तो ज्यादा हीट रिलीज भी कर पाएगा जब रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग इन सब चीजों को नोट करेंगे।
यहाँ से नोट करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट था वो ये था, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी। एसआई यूनिट लिख दिए मैंने, सीजीएस यूनिट डिस्क्राइब कर दिए। वाटर के लिए तो आपको वैल्यूज़ याद ही थी, बता भी चुका हूँ मैं वाटर के लिए वैल्यूज़ क्या होगी। बस एक और पॉइंट ये है कि आइस के लिए याद रखना, आइस के लिए जो वैल्यू होती है ना एग्जैक्ट हाफ होती है। आइस के लिए कितना जाएगा, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। एसआई में कन्वर्ट कर लेना, वो कन्वर्ट कर सकते हो। देखो इसके पीछे कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है वाई हाफ, वो तो मेजर्ड वैल्यूज होती है सब। क्या होता है जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन होता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है, तो आप ये मान सकते हो कि अब कंपैरेटिवली पहले के कंपैरिजन में जो एटम्स के बीच का या मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस था वो कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो उस कारण से सब वेरिएशंस आते हैं, है ना। इसके पीछे अब कोई प्रिसाइज ऐसे रीजन नहीं है। नहीं नहीं, यहाँ पे 4.186 नहीं आएगा, 4186 आएगा, क्योंकि देखो आपने कैलोरी को तो जूल में कन्वर्ट करा है, ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट करा है। अभी मैंने बताया था ना आपको 5 मिनट पहले, मैं बता तो रहा था, इस बारे में डिस्कशन भी कर रहा था मैंने, कि 1 ग्राम के लिए 4.186 जूल पर आपको 1 किलोग्राम का टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई भी होगा, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। थोड़ा सा अटेंशन पे करा करो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सब चीजें। चलिए नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब क्लियर हो गया होगा, अब मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने नहीं पड़ेंगे। इसी तरह से हम लोग एक और टर्म डिफाइन करेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी, जो कि आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होने वाला है। जब हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे तो यूजुअली हम लोग गैसेस की ही बात करेंगे, सबसे ज़्यादा जो स्टडी करेंगे हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वो गैसेस स्टेट की स्टडी करेंगे। तो हम लोग बात करना चाहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की। मोलर हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सी।
क्लियर हो गया होगा। गैस के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर ऑफ मोल्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, अगर आपको 2 मोल को हीट करना है तो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करना है, हीट की रिक्वायरमेंट होगी। 4 मोल का टेम्परेचर इंक्रीज करना है तो और ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एक्चुअली होता क्या है ना, गैस के लिए, सॉलिड और लिक्विड के लिए मास करना इजी होता है, गैस के लिए मोल्स मेजर करना इजी होता है, इसीलिए हम लोग मोल्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। बाकी सब कुछ सेम चलेगा, डिस्कस यहाँ पर ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब समझ गए होंगे। मोलर हीट कैपेसिटी, और अगर n 1 मोल है और टेम्परेचर मुझे 1 यूनिट से इंक्रीज करना है तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितना होगा, C के इक्वल होगा। मतलब डिफाइन कैसे करोगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी मोलर हीट कैपेसिटी। अच्छा, आगे जाकर ये जो होगा ना, प्रोसेस पे डिपेंड करेगी, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी इन अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो बहुत ये टॉपिक आगे आगे इंटरेस्टिंग हो जाता है जब हम लोग इसको लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ इंक्लूड करते हैं, पर वो बात की बात है, अभी तो बिल्कुल बेसिक टर्म चल रहे हैं। अच्छा, फर्स्ट स्लाइड बता दें, ठीक है, एक काम करो, पहले अब आप ये नोट कर लो, उसके बाद में वापस से लास्ट स्लाइड्स पे आ जाऊंगा एक बार, पर पहले ये नोट कर लो अब। हाँ, वहाँ यूनिट टेम्परेचर होता है यूजुअली, बट वो हम लोग क्या करते हैं, जनरली डिग्री सेल्सियस या केल्विन में मेजर करते हैं, इसलिए मैंने उस टाइप से लिखा है। ठीक है, जो लोग डाउट पूछ रहे हैं वो यूनिट डिग्री सेल्सियस लिखने का रीज़न ये था। अदरवाइज तो क्या होता है, वो यूनिट चेंज इन टेम्परेचर लिखना चाहिए, बट यूजुअली टेम्परेचर जो हम मेजर करेंगे इट विल आइडर बी मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन, तो इसलिए उस टाइप से लिख रहे हैं। हाँ, मोलर हीट कैपेसिटी गैस के लिए डिफाइन करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसी के लिए हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी सिर्फ गैस के लिए पढ़ते हैं। सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए जब भी आप टर्म सुनोगे तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ही सुनोगे। मोलर हीट कैपेसिटी इज ऑलवेज यूज्ड फॉर मेजरिंग हीट कैपेसिटीज ऑफ गैसेस। प्रेशर पर डिपेंड करेगा, मैं वही बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है नहीं है, कैसा प्रोसेस है क्या नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे आगे। बट अभी उसका डिस्कशन लाकर हम लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करेंगे, आगे थर्मो में हम लोग पढ़ेंगे लॉज में। अभी तो बस आप एक जनरल टर्म मान के चलो इसको, कि मोलर हीट कैपेसिटी, 1 मोल का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट। हाँ, फर्स्ट स्लाइड अभी बता देते हैं, आप पहले ये नोट कर लो पूरा, उसके बाद मैं वापस से फर्स्ट स्लाइड बता दूंगा, 1 मिनट पहले आप इतना नोट कर लो। ठीक है, फर्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ, ये लो।
ठीक, अब थोड़ा सा चेंज आएगा टर्म में। अब हम लोग बात करना चाहते हैं हीट कैपेसिटी। देखो स्पेसिफिक वर्ड मैंने हटा दिया है और आपको क्लियर भी हो जाएगा। स्पेसिफिक वर्ड मैंने रिमूव कर दिया है और मैंने इसको कैपिटल एस लिखा है, स्मॉल एस नहीं है। देखो इस बार ये कैपिटल एस है। एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, शायद आपको खुद से क्लियर हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा, तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ के देखो। फॉर्मूला पढ़ो। कुछ क्लियर हुआ? देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी मटेरियल के, किसी पर्टिकुलर मटेरियल के यूनिट मास के लिए डिफाइन की जाती है, पर हीट कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन की जाती है। उस ऑब्जेक्ट का मास कितना भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल, अगर शायद किसी को क्लियर नहीं हो ऐसे, अच्छा पहले मुझे ये बताओ कितने लोगों को ये क्लियर हो गया? कितने लोगों को ये पॉइंट पढ़ते से ये क्लियर हो गया, स्ट्राइक कर गया कि ये हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है? ठीक है, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। ठीक है, पर एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ बिल्कुल ऑब्वियस चीज़ है ये सब, समझ में आ रहा होगा। हीट कैपेसिटी का मतलब देखो, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक का मतलब जैसे मान लो ये कॉपर है, अभी कॉपर है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि 1 किलोग्राम या 1 ग्राम कॉपर लो, वो फिक्स रहेगा ना, वो 1 किलोग्राम या एक एक ग्राम ही होगा। और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो कॉपर की, वो कॉपर की क्या हो जाएगी, वो कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। पर मान लो आपने क्या करा, आपने एक लेट से स्टैच्यू बना दिया, आपने एक स्टैच्यू बना दिया कॉपर का, ये रहा स्टैच्यू बना कॉपर का। ये मटेरियल देखो कॉपर यूज हुआ है, कॉपर का स्टैच्यू बनाया, पर इसका मास है मान लो 12 किलोग्राम। जब हम देखो मटेरियल की बात करते हैं, तो मटेरियल के लिए, मटेरियल मतलब ये मटेरियल, मटेरियल के लिए डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी। बट जब हम उस मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन करेंगे, तो अगर मुझसे कहा जाए कि ऑब्जेक्ट की ओवरऑल टोटल हीट स्टोर करने की कैपेसिटी क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्ट की हीट स्टोर करने की कैपेसिटी क्या है, तो वो क्या होगा, वो डायरेक्टली क्या होगा, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे एग्जांपल, अगर मान लो आपके सामने मैं रख दूं, एक बकेट रख दूं, बकेट के अंदर वाटर फिल कर दूं, बकेट के अंदर वाटर फिल कर देना लेट्स से 10 लीटर। अब वो फाइनली जो बकेट है ना, आपको उसकी हीट कैपेसिटी निकालनी है, मतलब उसकी टोटल हीट स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है। और आपको समझ में आ रहा होगा, यूनिट मास अगर होता तो हीट स्टोर करने की कैपेसिटी होती स्मॉल एस। तो अगर एम मास है तो हीट स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी होगी, एम इंटू एस। तो हम कुछ कर नहीं रहे अलग से, हम एम इंटू एस को, जो हम लोग फॉर्मूला लिखते थे ना अभी तक, एम इंटू एस को, एम इंटू एस की जगह हम लोग पता क्या कर रहे हैं, एम इंटू एस को हम लोग मटेरियल को, मटेरियल को और मास को, मटेरियल को और मास को कंबाइन करके हम लोग डायरेक्टली नया फॉर्मूला लिख रहे हैं, कैपिटल एस डेल्टा टी। यहाँ पे कैपिटल एस क्या है, कैपिटल एस उस पर्टिकुलर मटेरियल से बने हुए एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट की टोटल हीट कैपेसिटी, ये क्या होगा, ये टोटल हीट कैपेसिटी होगी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में, हीट कैपेसिटी किसी पर्टिकुलर मटेरियल से बने हुए किसी ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन की जाएगी, जिसका मास कुछ भी हो सकता है। उसका मास 2 kg हो सकता है, हाफ के जी हो सकता है, 10 kg हो सकता है, 0.2 kg हो सकता है। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हीट स्टोर करने की एबिलिटी कितनी है। ठीक है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर मुझे यूनिट डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर मुझे यूनिट डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, वो उसकी हीट कैपेसिटी हो जाएगी। यूनिट क्या होगी हीट कैपेसिटी की, यूनिट बताओ जल्दी से। अगर मैं SI में बात करूँ तो क्या होगा, जूल पर केल्विन, और CGS में कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस।
जैसे हम बात कर रहे थे, चाहो तो ये पॉइंट साथ में ऐड कर लो कि जहां पर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो इट इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस और मटेरियल, पर जब हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी तो हीट कैपेसिटी फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम अ मटेरियल। ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड हो, उस ऑब्जेक्ट का मास कितना भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो यूनिट मास हो, वो उस ऑब्जेक्ट की टोटल हीट स्टोर करने की कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। काफी लोगों का मुझे मैसेज आ चुका है, वो एनर्जी डिराइव कर चुके हैं। जिस तरह से आप लोग 9th में पढ़ते हो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी किसी पर्टिकुलर मटेरियल की होती है, मतलब यूनिट लेंथ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेजिस्टेंस उस मटेरियल के लिए वो रेजिस्टिविटी होती है। और अब पर्टिकुलर आपको एक रेजिस्टर दिया हुआ है तो उसका टोटल मिला के आप नेट रेजिस्टेंस फाइंड करते हो। वैसे ही बात है कि एक ऑब्जेक्ट है तो हीट कैपेसिटी, और अगर उसका यूनिट मास कंसिडर कर रहे हो तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी फिर। हाँ, अब ये एक और टर्म है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग क्या है? देखो, वाटर इक्विवेलेंट का मीनिंग बहुत सिंपल सा होता है, नाम से भी क्लियर हो गया होगा वैसे। हम उस ऑब्जेक्ट को वाटर से रिप्लेस करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल, कोई आपसे पूछता है कि 10 केजी कॉपर का वाटर इक्विवेलेंट क्या है। अगर आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ 10 केजी ब्लॉक मेड फ्रॉम कॉपर, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा, आपको अगर 10 केजी कॉपर को रिप्लेस करना है, इसको रिप्लेस करना है एंटायरली, इसको रिप्लेस करना है, तो उसकी जगह पर आपको कितने क्वांटिटी में वाटर लेना चाहिए। इसकी जगह आपको कितने क्वांटिटी में वाटर लेना चाहिए, कितना मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा, सच दैट, ये तो फिक्स है कि वाटर ही लेना पड़ेगा, सच दैट दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट सेम हो। दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज करने का मतलब है, अभी जरूरी नहीं कि 1 डिग्री हो, कितना भी इंक्रीज करना, जैसे मान लो अगर आपको इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करना है, तो इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के आपको कुछ हीट देनी पड़ेगी। अब वो अमाउंट ऑफ वाटर क्या होगा जो थर्मोडाइनेमिकली बिल्कुल सेम बिहेव करेगा, किसके साथ बिहेव करेगा? सेम एज दैट ऑफ 10 केजी कॉपर। मतलब अगर आप 10 केजी कॉपर को हटाकर उसी जगह m मास ऑफ वाटर भी रख देते, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, सेम अमाउंट से टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपको सेम अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ती। तो उस वाटर के, उस इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर को, उस इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे? उस इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वाटर को हम बोलेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। मैं मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। जैसे वो स्टैचू बनाया था हमने, अब वो स्टैचू किसी भी मटेरियल का बना हो, अगर मैं उस स्टैचू को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो उस स्टैचू को रिप्लेस करने के लिए मुझे कितना अमाउंट ऑफ वाटर लेना चाहिए कि अगर मैं कल से उस स्टैचू को सेम हीट दूं और वाटर को सेम हीट दूं, तो दोनों का टेम्परेचर क्या होगा? एग्जैक्टली सेम अमाउंट से राइज करेगा। मतलब उसकी जगह पर मैं उसका वाटर इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहता हूँ। तो अब क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जैसे यूनिट क्या होगी, जल्दी से बताओ, वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी? वाटर इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी? ऑब्वियसली, अरे अरे नो यूनिट क्यों बोल रहे हो? अरे भाई, नो यूनिट क्यों बोल रहे हो? अरे केजी या ग्राम, अरे केजी मोल वोल कुछ नहीं, सिर्फ केजी या ग्राम। अरे बताए ना कितना मास ऑफ वाटर लेना पड़ेगा, कितना अमाउंट ऑफ वाटर लेना पड़ेगा, बिल्कुल। अच्छा, इन शॉर्ट ये भी समझ में आ गया कि दोनों की हीट कैपेसिटी सेम कर रहा हूँ मैं। देखो, दोनों की टोटल हीट कैपेसिटी सेम कर रहा हूँ, मतलब उस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी और वो जो वाटर लूंगा उसकी हीट कैपेसिटी सेम होनी चाहिए। तो द अमाउंट ऑफ वाटर हैविंग सेम हीट कैपेसिटी, सेम टोटल हीट कैपेसिटी
as that of the given object is called water equivalent of the object. तो मैं क्या कर रहा हूँ, कैपिटल S1 और कैपिटल S2 को इक्वेट कर रहा हूँ. लिख देता हूँ. फर्स्ट लाइन में ये नहीं आएगा, फर्स्ट लाइन में आप ये ऐसा लिख देना, कैपिटल S1 इज इक्वल टू कैपिटल S2. तो यहाँ से इतना आएगा. तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, ये M2 निकाल सकते हो, मतलब मास ऑफ वाटर. तो मास ऑफ वाटर हो जाएगा M1S1 डिवाइडेड बाय S ऑफ वाटर. पर लिखने का मतलब नहीं, क्लियर ही होगा सबको ये. जनरली यूजुअली वो W से रिप्रेजेंट किया जाता है, हालांकि यहाँ पे मैंने M लिखा है, कंफ्यूज मत होना, इक्वेशन में मैंने M जरूर लिखा है. जब भी आप फाइंड करोगे तो उसको W से रिप्रेजेंट करोगे. यहाँ पे वेट नहीं है, वो मास ही है ना. जैसे W आपका होता है वाटर इक्विवेलेंट, 2 ग्राम 3 ग्राम उस टाइप से आएगा. हाँ, यहाँ पर M2 जो है वो W है बेसिकली, वाटर इक्विवेलेंट. और अगर आप CGS में काम कर रहे हो तो CGS में S2 जो स्मॉल S2 है ना वो 1 हो जाएगा. अगर आप CGS में वर्क करें तो स्मॉल S2 की वैल्यू 1 होगी. अभी क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा, बस इसके बाद क्वेश्चन ही स्टार्ट होने वाले हैं. नोट कर लिया होगा सब लोगों ने. अब यहाँ तक मुझे लगता नहीं किसी को इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा. थ्योरेटिकली बहुत इजी चीजें हैं. अब हम लोग इस पर क्वेश्चन ट्राई करेंगे, और क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग और नो डाउट ईजी होते हैं इसके जनरली. चलो सॉल्व करके देखते हैं. ऑब्जेक्ट था 40 ग्राम का. उसको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, 100 कैलोरी शायद दिया था मैंने. 100 कैलोरी हीट की रिक्वायरमेंट है.
इतने टोटल हीट की इसको रिक्वायरमेंट है। अगर हम इतनी हीट देते हैं तो क्या होता है बताओ, इससे इसका जो टेम्परेचर है इट इंक्रीजेस फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। अभी कैलकुलेशन बहुत इजी था। अभी वाटर का तो भूल ही जाओ, वाटर इक्विवेलेंट तो भूल ही जाओ। अभी आपको फाइंड करना है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई खास डिफिकल्ट है नहीं। कैसे फाइंड करेंगे? Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। Q कितना है? 100। Q है 100, M है 40, S मुझे फाइंड करना है, डेल्टा टी कितना है? 25। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट कितना जाएगा? 0.1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये तो स्मॉलेस्ट आ गया। अब आगे मुझसे क्या पूछा है? ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा था? इसकी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी कैसे फाइंड करोगे? देख लेना, फर्स्ट सेकंड पार्ट में इंटरचेंज कर दियो अगर तो बाय चांस देख लेना। हीट कैपेसिटी कैसे फाइंड करोगे? हीट कैपेसिटी फाइंड करने दो मेथड है। अब आप या तो क्या करो, एम पता है, एस पता है, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे ये भी कर सकते हो, देखो आप करने के तो ये भी कर सकते हो कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, Q इक्वल टू कैपिटल एस डेल्टा टी। ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये भी इजी पड़ेगा, उतना इजी है। Q कितना है? 100। एस फाइंड करना है, डेल्टा टी कितना है? 25। तो कैपिटल एस कितना आ रहा है? कैपिटल एस आ रहा है 4 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। सी पार्ट, वाटर इक्विवेलेंट बताओ कैसे फाइंड करोगे? वाटर इक्विवेलेंट फाइंड करने का मेथड, अब मुझे वाटर का वो मास फाइंड करना है जिसको मैं अगर सेम हीट दूं, जिसको अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ हीट देता हूं, कितनी हीट? 100 कैलोरी। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पर उसका टेम्परेचर भी सेम अमाउंट से, कितने अमाउंट से? यहाँ जितना डिफरेंस आ रहा है 25 का, यहाँ पर भी डेल्टा कितना हो जाए? 25 डिग्री सेल्सियस का मुझे चेंज मिले। तो वो मास ऑफ वाटर मुझे फाइंड करना है। प्रोसेस कोई खास डिफिकल्ट तो था नहीं, बिल्कुल इजी प्रोसेस था। सी पार्ट कैसे फाइंड करोगे? M1S1 इज इक्वल टू M2S2। M1S1 को डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं 4। सबको समझ में आ रहा होगा, M1S1 तो डायरेक्टली 4 के इक्वल ही था। M1S1 4, M2 फाइंड करना है मुझे, S2 कितना है वाटर के लिए? 1। वाटर के लिए सबको समझ में आता है कि 1 होता है, तो इसका मतलब M2 कितना आएगा? 4 ग्राम। मतलब 40 ग्राम का वो जो ऑब्जेक्ट है ना, अरे भाई 4 kg नहीं आएगा। 4 kg इसका आंसर आ रहा है। ये कौन है भाई 4 kg वाला? 4 kg कहाँ से आ रहा है? अरे 40 ग्राम के उस ऑब्जेक्ट की जगह पर आपको 4 ग्राम वाटर लेना है बस। 40 ग्राम के उस ऑब्जेक्ट की जगह आपको, नहीं नहीं, हर बार S2 1 नहीं होगा, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ और सारा डिटेल में। 40 ग्राम के ऑब्जेक्ट की जगह आपको सिर्फ 4 ग्राम वाटर लेना है। पहली बात तो ये क्लियर हुई। दूसरा पॉइंट, जिन लोगों ने ये पूछा मुझसे कि सर हर बार S2 1 होगा क्या, नहीं हर बार S2 1 नहीं होगा। वो तो अभी क्या है, सब कुछ मैं काम पूरा CGS में कर रहा हूँ इसलिए 1 लिखा है मैंने। यही अगर आपको SI में करना होता, अगर मान लो कि स्टार्टिंग से सब कुछ SI में चल रहा होता, तो S2 मतलब वाटर के लिए आप क्या लिखते? 4186 की वैल्यू लिखते। अगर वो सब कुछ SI में चल रहा है तो यहाँ पर 4186 आ जाएगा। अभी तो CGS में काम चल रहा था इसलिए इस टाइप से आया है। ये मुझे तो लग रहा था ये सब चीजें बहुत एविडेंट या ऑब्वियस है बिल्कुल। मतलब अभी इसमें कुछ कुछ वेरिएशन तो करा ही नहीं अभी अपन ने। बिल्कुल डायरेक्ट मैं अभी बस एक तरह से आप ये मान के चलो कंसेप्ट का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। सबसे ज्यादा डायरेक्ट एप्लीकेशन बताया मैंने आपको, इससे एप्लीकेशन डायरेक्ट हो नहीं सकता से ज्यादा। अच्छा क्वेश्चन डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। देखो ये एक रिक्वेस्ट है कि हमेशा से अगली बार से नेक्स्ट टाइम से क्या करा करो, आप लोग जब क्वेश्चन में फ्लैश करता हूँ ना तो पहले क्वेश्चन नोट कर लिया करो। बाद में ही आराम से सॉल्व कर लिया करो, बट क्वेश्चन पहले नोट कर लिया करो।
चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं। मिक्सिंग वाले क्वेश्चन। मिक्सिंग वाले क्वेश्चन का मतलब वो देख के समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा। 20 ग्राम पानी है 20 डिग्री पर, 40 ग्राम पानी था 40 पर, मिला देंगे तो क्या होगा? 60 ग्राम पानी 60 डिग्री पर आएगा क्या, बताओ? 20 ग्राम 40 ग्राम 60 ग्राम, 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, ऐसा होगा क्या? लिख देंगे 60 डिग्री आंसर डायरेक्ट। हाँ तो जल्दी से बता दो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? 33.33। ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। करें इसको सॉल्व? सबका आंसर आ गया होगा वैसे तो अब तक। बीस ग्राम वाटर है, लिख नहीं रहा हूँ। 20 डिग्री सेल्सियस पर क्या ऐड करा है इसमें हमने? 40 ग्राम 40 डिग्री सेल्सियस पर। रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? रिजल्ट हमें मिलेगा 60 ग्राम 30 डिग्री सेल्सियस पर। और हमें पता है कि अगर हम इसको ए बोलते हैं, इसको हम ए बोलते हैं, ये बी होता है, तो हीट कौन गेन करेगा? हीट ये गेन करेगा, लूज कौन करेगा? ये लूज करेगा। इसका टेम्परेचर ज़्यादा वो लूज करता है, इसका काम है वो गेन करता है। तो बस डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री अप्लाई कर देना। और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या सजेस्ट करेगा हमें? वो बोलेगा कि हीट लॉस्ट बाय, या सॉरी हीट गेन्ड बाय ए, हीट गेन्ड बाय ए इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय बी। बताओ ए कितनी हीट गेन करेगा? ए का हीट गेन का एक्सप्रेशन एम एस डेल्टा टी। एम एस क्योंकि वाटर है 1 लेंगे, डेल्टा टी कितना लिखेंगे? T-20। T-20 क्यों? क्योंकि फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा 20 से, तो इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय भी कितना होगा? एम एस डेल्टा टी। इसके लिए कितना लिखेंगे? 40 - T। यहाँ T-20, यहाँ 40 - T। ज़्यादा एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने पर टेम्परेचर आ रहा होगा 33.3 डिग्री सेल्सियस। ये भी अगेन डायरेक्ट एप्लीकेशन था प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का। नहीं नहीं, T+20 नहीं होगा। रुको 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 रुको, ये हाँ, काफी लोगों ने स्टोर्ड हीट ऐड कर दी होगी, बिल्कुल। मतलब आप टोटल मतलब हीट कंटेंट को ऐड अप करके कांस्टेंट कर सकते हो, तो आपको जिस तरह से लॉजिक सूटेबल लगता है। हाँ, पर मीनवाइल किसी ने मुझसे पूछा T+20 लिखना है। नहीं नहीं, देखो ऐसे इमेजिन करो, इसका टेम्परेचर मान लो 20 है, लेटर से इसका टेम्परेचर जो था वो 20 से 32 हो गया, मान लो 32 हो गया। तो मुझे बताओ उसको कितनी हीट गेन करनी पड़ेगी? 20 से 32 होने के लिए 32 - 20, 12 डिग्री इंक्रीज हो रहा है। 12 डिग्री इंक्रीज होने का मतलब क्या लिखूंगा? T-20। इतना टेम्परेचर में चेंज। देखो एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर चेंज है। अगर 20 से इतना हुआ है तो चेंज कितना आया है? चेंज मतलब T-20, क्योंकि टी ज्यादा है, ज्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट करा है।
ये 40 है और टी कम है, ये हमें पता नहीं ये 20 से ज़्यादा होगा 40 से कम होगा, तो यहाँ लिखूंगा तो क्या होगा, ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा, तो 40 माइनस टी, ज़्यादा में से कम सब्ट्रैक्ट कराएं। दो रिजर्वायर्स हैं 20 डिग्री पर और 80 डिग्री पर, आपको 100 ग्राम वाटर चाहिए 30 डिग्री पर। दोनों का मास पता करो, किस रिजर्वायर से हमें कितना वाटर ड्रॉ करना है। अच्छा, अब ये बताओ कि इस बार सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है या हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम इसको स्किप कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब। हाँ, किसी को अगर डाउट है, अच्छा 1 मिनट दे रहे हैं नोट करने के लिए, सॉल्व करने के 1 मिनट दे रहे हैं, कर लो। बाकी अगर किसी को डाउट है तो फ्रैंकली मुझे बता देना। अच्छा, मीनवाइल कुछ क्वेश्चन, कुछ लोगों का डाउट आ रहा है कि दूसरा मेथड क्या था प्रीवियस क्वेश्चन का। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन का देखो, सेकंड मेथड क्या होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, हीट कंटेंट इक्वेट कर रहे हो। हीट कंटेंट इक्वेट करने का देखो, बिल्कुल इन शॉर्ट में आपको मीनिंग समझा देता हूँ, आप उसके ऊपर थोड़ा सा और बाद में एनालिसिस करना, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस को बेस टेम्परेचर लेता हूँ, हालांकि आप 20 को भी ले सकते हो, पर वो फिर आपको फाइनली क्या होगा, 20 ऐड करना पड़ेगा और वो गलती हो सकती है आपसे, इसलिए 0 को ही बेस टेम्परेचर लेना। देखो, 0 को बेस टेम्परेचर लेते हुए इसका टोटल हीट कंटेंट लिख रहा हूँ, 20 × 20 इसका टोटल हीट कंटेंट है। इसका हीट कंटेंट कितना होगा, 40 × 40, फाइनल हीट कंटेंट तो सेम ही होगा, तो 60 × T हो गया। सॉल्व करके देख लेना, आना तो उतना ही चाहिए। ठीक है, तो टोटल हीट कंटेंट आप सेम कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में भी करते हो, 9-10 में इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ते हो तब कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि वायर्स में से इतना करंट आ रहा है, तो टोटल जो करंट का सम होता है जंक्शन पर, 2-3 करंट्स आते हैं, उनका जो सम होता है वो 0 लेते हैं। ये उसी टाइप का कुछ मेथड हो गया, आपने टोटल हीट कंटेंट को सेम रखा है, किरचॉफ लॉ टाइप का मेथड। अच्छा, सॉल्व करके बता दें, ओके ठीक है। आंसर नहीं आया क्या आप लोगों का, ये जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था हमने। अच्छा ठीक है, नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है मैं बता देता हूँ, चलो थोड़ा सा अपन इसको इसका आउटलाइन बता देते हैं। चलो मैं मेथड का आउटलाइन बता देता हूँ। देखो, आपको क्या दिया हुआ था बताओ, 20 डिग्री और 80 डिग्री पे वाटर दिया हुआ है दो रिजर्वायर्स में, और आपको चाहिए 100 ग्राम 30 डिग्री पर। देखो, मुझे ये मास नहीं पता है ना,
तो मास को आप ले लो m1 m2, m1 और इस वाले मास को आप ले लो m2। आगे की स्टोरी पता है ना सबको, ये हीट गेन करेगा, ये हीट लूज करेगा, लिखा हुआ है आप लोगों के सामने मैंने। देखो इस बार क्या लिखूंगा बताओ, ms डेल्टा टी में m1 s डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू m2 s इंटू डेल्टा टी। इसके लिए कितना होगा, इसका टेम्परेचर देखो 80 से फॉल करके 30 हो गया, 80 से 30 होने का मतलब कितना चेंज आया, 50 का चेंज आया। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल रही है, और वो इक्वेशन क्या मिल रही है बताओ, वो इक्वेशन हमें मिल रही है 10 और ये 5, तो क्या हो जाएगा m1 इक्वल्स टू 5m2। एक बार कैलकुलेशन पार्ट देख लेना, हो सकता है मैंने कहीं मिस्टेक कर दी हो, चेक कर लेना, मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ जल्दी में, अभी ये सबको क्लियर होना चाहिए पर ये। और दूसरा पॉइंट, ये तो एक इक्वेशन हो गई, दो वेरिएबल हैं। सेकंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, बहुत सिंपल इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन मतलब m1 प्लस m2, टोटल मास मुझे कितना रिक्वायर्ड है, 100 ग्राम रिक्वायर्ड है। बस इसको मैं यहाँ लीव कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग देख लेना, ट्राई कर लेना अब आगे, दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, सॉल्व करके देख लेना। देखो इस बार ये जो लिक्विड्स है ना, ये सब अलग अलग टाइप के लिक्विड्स हैं, मतलब ए बी और सी तीनों अलग अलग लिक्विड्स हैं। और वो देखो फर्स्ट लाइन से एविडेंट होता है, क्योंकि अगर देखो मान लो सेम टाइप के लिक्विड होते, सेम ही लिक्विड होते, मतलब सेम मटेरियल होता है, सेम लिक्विड होता, तो क्या होता, ए और बी को अगर मैं देखो इक्वल अमाउंट में मिक्स कर रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 15 आता। फर्स्ट लाइन ही देख लो, जब ए और बी को मिक्स कर रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 15 आता, पर देखो आ कितना रहा है, 14 आ रहा है। इसका मतलब किसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी ज़्यादा होगी, पहले तो जल्दी से बता दो, थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें बताना शुरू कर दो। अगर मैं और बी को मिक्स कर रहा हूँ और 14 टेम्परेचर, मतलब किसकी ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली ए की, क्योंकि समझ में आ गया होगा, कम टेम्परेचर डिफरेंस है उसमें, और वहाँ पे बी में ज़्यादा टेम्परेचर का फॉल आ रहा है। चलो ट्राई करो, क्वेश्चन में टाइम दे रहा हूँ, 1.5 मिनट नोट करने का, 1.5 मिनट सॉल्व करने का।
ठीक है, आंसर आना चाहिए 270/11। चलो ट्राई करके देखें, सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अच्छा, कुछ लोग का आंसर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है बता देते हैं, 1 मिनट बता देते हैं। देखो है इजी, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, देख लो मैं बता देता हूँ। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री और आपका 14 और 28 दिया हुआ है। तो ले देखकर स्टोरी ये चल रही है, 3 लिक्विड्स हैं, ये लिखे हुए हैं तीनों लिक्विड्स। हाँ यही मैं सोचा था कि इसमें चेंज क्या दिख रहा है, तीनों मैच क्यों नहीं कर रहे हैं, बहुत देर से सोच रहा था मैं। अब ठीक है, अब सब कुछ सही है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो इसके लिए मैं लिख देता हूँ S1 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मुझे पता नहीं है, S1 लिख देता हूँ, इसके लिए मैं लिख देता हूँ S2, और फाइनली इसके लिए हम लोग लिख देते हैं S3, S1, S2, S3। अब सबसे पहले इसको भूल जाओ, अगर हम सिर्फ इन दोनों को मिक्स करते हैं तो आपको दिया है कि फाइनल टेम्परेचर आता है 14, फाइनल टेम्परेचर है 14, ये हीट गेन करेगा, ये हीट लूज करेगा, वही लिखा है मैंने। देखो सब कुछ ऑटोमेटिक है अपनी, देखो इसमें क्लास में सारी चीजें ऑटोमेटिक चलती है, आधी चीजें लिखी लिखाई मिल सब काम है, बल्कि करनी है मुझे। तो बताओ क्या करेंगे, M S1 डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना लिखूं बताओ मैं, 14 - 10 इज इक्वल्स टू MS2 डेल्टा टी। डेल्टा टी लिखेंगे आओ, 20 - 14 कितना हो जाएगा, 4 6 2 3। तो क्या लिखें बताओ, 2S1 इज इक्वल टू 3S2, ठीक है, 2S1 इक्वल टू 3S2। अब सिमिलरली क्या होगा बताओ, जब आप इनको मिक्स करोगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं चलेगा ना, हीट गेन बाय B इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय C। अब क्या एक्सप्रेशन यूज करेंगे बताओ, हीट गेन हीट लॉस्ट का एक्सप्रेशन क्या यूज करूं मैं, यहाँ पर हीट गेन कितना आएगा, हीट गेन बाय बी आएगा M इंटू S2 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है 28 दिया था मैंने शायद, 28 - 20 इज इक्वल टू MS3, 30 ज़्यादा था, 30 ये वाला था, -28। तो यहाँ से एक्सप्रेशन क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से मुझे एक्सप्रेशन मिलेगा 8S2 2S3 4S2 इज इक्वल्स टू S3। कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं ना, मैं बहुत बार मिस्टेक कर देता हूँ, तो आप लोग चेक करते हैं ना अपनी तरफ से, ठीक है। मैं सिर्फ कंसेप्ट पर एम्फेसिस करूंगा, कैलकुलेशन पार्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको चेक करते आना है। यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है, सब सही भी लिखा है हमने, देख लो एक बार चेक कर लो, सब सही है यहाँ तक, चलो ठीक है बढ़िया। अब आगे, आगे क्या करोगे जल्दी बता दो। अब मुझे लगता नहीं आपकी रिक्वायरमेंट है ज़्यादा, अब आपको बस AOC को मिक्स करना है, टेम्परेचर था वो फाइंड करना है, तो फाइंड कर सकते हो।
अब जब हम बात करते हैं a प्लस सी की, तो देखो ये मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है a प्लस बी। ये पूरा डिस्कशन था a प्लस बी का। कंप्लीट डिस्कशन हो गया a प्लस बी का। ये डिस्कशन किसका था, b प्लस सी का। बस अब एक लास्ट डिस्कशन कौन सा बचेगा, लास्ट डिस्कशन होगा a प्लस सी। वही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, सेम ओल्ड प्रिंसिपल, हीट गेन्ड बाय a इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय c। बताओ क्या कैलकुलेशन बैठेगा हीट गेन हीट लॉस्ट में। m s1 डेल्टा टी मतलब t माइनस 10 t मुझे फाइंड करना है। m s3 डेल्टा टी कितना होगा 30 माइनस टी। आगे हेल्प नहीं कर रहा हूं पर मैं आप लोगों की, आपको क्लियर हो गया क्या करना है। क्या करना है जल्दी बताओ। S1 S3 का बीच में रेशियो फाइंड कर सकते हो यहाँ से, बस इससे ज्यादा मैं हेल्प नहीं करूंगा, कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। S1 S3 का रेशियो फाइंड कर लेना, रिलेशन फाइंड कर लेना। कैलकुलेशन पार्ट मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना, आप लोगों ही करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने पर आ रहा है ये, जैसा आप लोग बता रहे हो 270 बाय 11 डिग्री सेल्सियस। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आप लोग का वीकेंड का फाइनल आंसर है। अब क्या प्लान वीकेंड के आप लोगों के। मैंने सुना है कि कल संडे के दिन आप लोग फ्री रहते हो सुबह अर्ली मॉर्निंग, ऐसा सुना है मैंने। क्या मैंने सही सुना है ये बिल्कुल। अजय टेस्ट है, अरे अच्छा, कौन सा टेस्ट है कल। अच्छा, शाम को फ्री रहते हो मैंने सुना है संडे के दिन फिर आप लोग। अच्छा शाम को भी टेस्ट है, कल पूरे दिन टेस्ट है, क्या बात कर रहे हो। अच्छा स्कूल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन चल रही है, फैमिली टाइम, अच्छा फैमिली टाइम, ओके ओके फैमिली टाइम चाहिए आप लोगों को, ठीक है भाई। अच्छा एक ही दिन मिलता है आप लोगों को, ठीक है चलो ठीक है फिर बस ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आप लोगों को, अगर ऐसा है तो फिर ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे बस। अरे डीसी पांडे सॉल्व करनी है, अरे अब आपने तो ऐसा पॉइंट बोल दिया कि इसके आगे तो मतलब हम कुछ बोल ही नहीं सकते। अब तो मतलब अगर हम सोच भी रहे थे क्लास का तो हम बोल ही नहीं सकते, आपने तो बोल ही दिया कि आप फिजिक्स पढ़ने वाले हो, है ना, संडे के दिन फिजिक्स पढ़ने वाले हो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। ठीक है चलो, कल का दिन अच्छे से एंजॉय भी करना और स्टडीज भी करना, और उसके बाद एक बार थोड़ा सा, जब वीकेंड के बाद नेक्स्ट वीक वापस आते हो तो बिल्कुल वापस एनर्जी के साथ वापस आना। नेक्स्ट वीक अपन लोग फिर से इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, रिज्यूम करेंगे, चलिए ठीक है। गुड बाय एंड टेक केयर। हाँ मॉड्यूल जो है मॉड्यूल से रिलेटेड, हाँ सुन लो जाने की जल्दबाजी मत करो। कम हो गए देखो, कहाँ पहले 75 80 चल रहे थे 60 हो गए। हाँ सुन लो, ध्यान से सुन लो कि वो मॉड्यूल वगैरह जो है वो मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, और होमवर्क जो है वो आप लोग खुद ही समझ जाना। होमवर्क वगैरह जो है वो मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया और उस हिसाब से आप क्या क्या कर सकते हो, है ना। इससे पहले वाला पोर्शन आप पूरा कर सकते हो, इसमें भी मुझे लेटेंट हीट की बात करनी थी, बट अगर आप चाहते हो तो खुद से पढ़ भी सकते हो, ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। खुद से पढ़ के भी आप लोग थोड़ा सा उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पहले से एडवांस में पढ़ के क्वेश्चन कर लेते हो तो। ठीक है चलिए, तो इसके बाद नेक्स्ट टाइम पर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।